मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ बेसिक स्टडी करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैकेनिक्स स्टार्ट करने के पहले आपको ये पता रहने को होना कि मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है। तो मैकेनिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोर्सेस। इट इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ फोर्सेस। अब कोई भी फोर्स जब बॉडी पे एक्ट होता है, या तो वो रेस्ट कंडीशन पर रहेगा, आइदर इट इज़ एट रेस्ट कंडीशन और ड्यूरिंग मोशन। सो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं। वो फोर्स जो बॉडी पे एक्ट कर रहा है, या तो रेस्ट कंडीशन पे या तो मोशन पे। अब ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने के लिए, कोई भी वाइब्रेशनल स्टडी करने के लिए, या फिर कॉम्प्लिकेटेड मशीन डिज़ाइंस का डिज़ाइन करने के लिए। सो दिस इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट टूल in the design of structures, some mechanical structures and vibrational analysis। like अगर आप earthquake का एनालिसिस करते हो स्ट्रक्चर्स का, तो आपको मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनामिक्स। फर्दर डायनामिक्स को भी हम लोगों ने दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है। एक है काइनेटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स। अब अगर हम स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें हम स्टडी ऑफ फोर्सेस, वी स्टडी फोर्सेस, विल डू स्टडी ऑफ फोर्सेस एट रेस्ट कंडीशन। जिसमें हम लोग रेस्ट कंडीशन पे, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है तब फोर्सेस की स्टडी करेंगे। और डायनामिक्स में कब स्टडी करेंगे? इट इज़ अ स्टडी ऑफ फोर्स, इट इज़ अ स्टडी ऑफ फोर्स ड्यूरिंग मोशन। जब बॉडी मोशन में रहेगी तब हम उसकी स्टडी करेंगे, तब उसको बोलेंगे डायनेमिक्स। इसके बाद डायनेमिक्स को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है काइनेटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स। तो आपने स्टैटिक्स पढ़ लिया, आपने डायनेमिक्स पढ़ लिया। अब डायनेमिक्स की जो दो ब्रांचेस है, पहली है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स भी एक ब्रांच है डायनेमिक्स की। ये किसके बारे में डील करती है? ये मोशन की स्टडी कराती है। इट डिस्कस अबाउट द मोशन, जिसमें हम लोग फोर्स की बात करते हैं। विल कंसिडर द फोर्स इन्वॉल्व इन द मोशन। मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है जो मोशन के बारे में डिस्कस करती है एंड उस मोशन के पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में बात करती है। सो इट कंसिडर्स द फोर्स इन्वॉल्व इन द मोशन। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल है इम्पल्स मोमेंटम। इम्पल्स मोमेंटम ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है काइनेटिक्स की स्टडी करने के लिए। ठीक है, जो काइनेटिक्स में हम लोग जो मोशन हो रहा है उसके पीछे का जो फोर्स होता है उसके बारे में बात करते हैं। फिर सेकेंड ब्रांच है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है डायनेमिक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में तो बात करते हैं, बट मोशन के पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में बात नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लो, लेट अस से आई एम सेइंग दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। हम बोल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, या फिर पार्टिकल का एक्सेलरेशन पकड़ लो। ठीक है, अब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, एंड इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग सिर्फ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, एक मोशन की बात कर रहे हैं, बट उस मोशन के पीछे कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है उसके बारे में बात नहीं करते। तो उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स में हम रेस्ट कंडीशन पे फोर्सेस की स्टडी करेंगे बॉडी के ऊपर। डायनामिक्स में हम लोग जब बॉडी मोशन में होती है तब फोर्सेस की स्टडी करेंगे। फिर डायनामिक्स को हमने अलग से दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है काइनेटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स में मोशन के बारे में डिस्कशन होगा एंड उसके पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है काइनेमेटिक्स। इसमें हम मोशन के बारे में डिस्कस करते हैं, बट उसके पीछे का जो फोर्स है उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। एग्जाम्पल क्या था इसका? वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमको स्टडी करना है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अब कोई भी स्केलर क्वांटिटी क्या होती है या फिर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अगर कोई भी क्वांटिटी को मैं उसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसको स्पेसिफाई करता हूँ, इफ़ द क्वांटिटी इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, इट इज़ कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। लाइक मास हो गया, लेट अस से किसी सब्सटेंस का मास है 10 kg,
तो ये उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। लाइक लेंथ हो गया, लेंथ हम लोग गिनते हैं मीटर में ओनली, ठीक है। टाइम हो गया, हम गिनते हैं सेकेंड्स में। टेम्परेचर हम गिनते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। स्पीड हम गिनते हैं मीटर पर सेकंड में। वॉल्यूम हम गिनते हैं मीटर क्यूब में। तो ये सारे के सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों को इम्पोर्टेंस मिलता है। इसमें जो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है वो है फोर्स। अब फोर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मैकेनिक्स में। बिना फोर्स की स्टडी किए हुए आप मैकेनिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। सो फोर्स एक सबसे पहला वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स के पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है और उसके पास अपना एक डायरेक्शन होता है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है मोमेंट। ये आपके लिए नया टर्म है, दिस इज़ द न्यू टर्म फॉर यू। इसके बारे में हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अब हमको फोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करना है। लाइक फोर्स क्या होता है? सी, फोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है मैकेनिक्स के अंदर। अगर हम इसको डिफाइन करें, सो इट इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल एजेंसी। ये एक तरह की एक्सटर्नल एजेंसी है जिससे मोशन स्टार्ट हो सकता है या मोशन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। इट कैन प्रोड्यूस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, और इट कैन डिस्ट्रॉय और टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द मोशन ऑफ द बॉडी। मतलब ये एक तरह का एक्सटर्नल एजेंसी है या फिर एक्सटर्नल वर्क है जो आप किसी भी बॉडी पे करवाते हो, जिससे उसका मोशन स्टार्ट हो सकता है या फिर मोशन डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अब इसको हम लोग SI यूनिट इसका है न्यूटन, एंड इसका CGS यूनिट है डाइन, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, दैट 1 न्यूटन, 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन होता है 10 की पावर 5 डाइन्स, ठीक है। एंड फोर्स होती है एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। अब आप एग्जांपल देख सकते हो, आपके सामने 2 फिगर दिए हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही फुटबॉल का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो फुटबॉल पे जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, एंड उस फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। सो फोर्स का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, इट मे बी वर्टिकल, इट मे बी हॉरिजॉन्टल, इट मे बी इंक्लाइंड ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट, इसका इफेक्ट क्या है? अब फोर्स का इफेक्ट अपनी बॉडी पे क्या होता है? जैसे हमने डिस्कस किया कि आपका जो फोर्स है वो बॉडी का मोशन चेंज करता है। मतलब अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है तो उसको वो मोशन में ला लेगा, या अगर बॉडी आपकी ऑलरेडी मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन कम करना या बढ़ाना, ये फोर्स का काम है। सो इट मे चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाएगा, अगर बॉडी मोशन में है तो उसको फोर्स में ला देगा। सेकेंड पॉइंट है, इट मे रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, मतलब एक्सेलरेशन कम कर देना। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट मे प्रोड्यूस ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल इफेक्ट ऑन द बॉडी। मतलब कोई भी फोर्स बॉडी पे ट्रांसलेशन मतलब उसको लीनियरली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना। लाइक कोई भी पार्टिकल है, लेट अस से पॉइंट 1 पे, अगर उसको मैं फोर्स की मदद से पॉइंट नंबर 2 पे ला रहा हूँ तो ये हो गया एक ट्रांसलेशन मोशन, या फिर हो गया एक लीनियर मोशन। तो फोर्स क्या करता है, एक ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल इफेक्ट बॉडी में लाता है। इट कैन क्रिएट ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल इफेक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में हमको न्यूमेरिकल में डिस्कस करना है। लास्ट पॉइंट है दैट इट मे प्रोड्यूस इंटरनल स्ट्रेस इन द बॉडी। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी के अंदर ये अंदरूनी स्ट्रेस डेवलप कर सकता है फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्टडी करना है कि फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब फोर्स के पास हमको पता है कि उसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। लेट अस से फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, से 10 किलो न्यूटन। फोर्स का एक मैग्नीट्यूड है 10 किलो न्यूटन, ठीक है। इट हैज़ डायरेक्शन ऑल्सो। लेट अस से ये जो 10 किलो का फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इट इज़ एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट हैज़ सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब किसी भी बॉडी पे जब फोर्स एक्ट होता है तो वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन से पास होता है। सो इट हैज़ सम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन।
ऑन द बॉडी। एंड इसका जो नेचर होता है या तो पुल होता है या तो पुश होता है। मतलब अगर ये बॉडी है, सो पुल अगर दिखाना मुझे, तो पुल मतलब होता है अवे फ्रॉम द बॉडी, इसको बोलते हैं पुल, जिसमें मैं बॉडी को पुल कर रहा हूँ या फिर उस पर टेंशन अप्लाई कर रहा हूँ, मैं उसको खींच रहा हूँ। आप बॉडी को पुश भी कर सकते हो, मतलब बॉडी को कंप्रेस भी कर सकते हो इन दिस फैशन। से फोर्स है पी, दिस इज ऑल्सो पी। तो आप यहाँ देख सकते हो कि बॉडी पे जब मैं टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ तो बॉडी खींचती है, या बॉडी को मैं पुश कर सकता हूँ। पुश इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्रेशन, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। ठीक है, तो फोर्स के पास अपना एक मैग्नीट्यूड, उसका एक डायरेक्शन, उसका एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये तीनों टर्म्स अवेलेबल हो गए। दीज ऑल थ्री पैरामीटर्स विल बी अवेलेबल। नेक्स्ट, अब हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, इसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला जो फोर्स सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। द वेरी फर्स्ट इज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अब कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, अगर सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर, वी कॉल इट एज कोप्लेनर। तो यहाँ पर एक टर्म है लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। ठीक है, लेट अस से आपका एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। लेट अस अज्यूम दैट फोर्स इज एक्टिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एफ। तो ये जो इसका लाइन है इसको बोलता हूँ लाइन ऑफ एक्शन, वी कॉल इट एज लाइन ऑफ एक्शन। या फिर ये अलॉन्ग द लेंथ कहीं भी एक्ट कर सकता है, तो ये उसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो पॉइंट क्या है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे के सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करते हैं। अब इसको समझने के लिए मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। लेट अस से आपके पास तीन प्लेन है, एक एक्स, वाई एंड बोर्ड के परपेंडिकुलर जेड प्लेन है। ठीक है, अगर सारे के सारे लाइन ऑफ एक्शंस एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, इफ़ ऑल द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, लेट अस से मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूँ। तो लेट अस से सारे फोर्सेस यहाँ लाई कर रहे हैं, से F1, F2, F3, so this is F4. So all these forces are lying in single plane. It is called as coplanar force system. इसको हम बोलते हैं coplanar force system. नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर। अब जब नॉन कोप्लेनर बोला तो मतलब हो जाएगा डिफरेंट प्लेन, सारे के सारे फोर्सेस क्या करेंगे, डिफरेंट प्लेन पे लाई करेंगे। सो मैं इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्स वाई जेड एक्सिस। लेट अस से एक फोर्स यहाँ लाई कर रहा है, दूसरा फोर्स यहाँ लाई कर रहा है, तीसरा फोर्स यहाँ लाई कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है कोलिनियर फोर्स सिस्टम। अब कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कोलिनियर का मतलब क्या होता है, सारे के सारे फोर्सेस एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। लेट अस से ये एग्जांपल इसका फिगर में दिया हुआ है, कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। आप देख सकते हो सारे फोर्सेस एक ही लाइन से पास हो रहे हैं। इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्स passes थ्रू सेम लाइन, इट इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। फोर्थ है कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि सारे फोर्सेस अगर एक ही पॉइंट से पास होते हैं, अगर सारे फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। आपके सामने दो फिगर अवेलेबल है, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक है, आप देख सकते हो सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक सिंगल पॉइंट जिसको मैंने हाईलाइट किया हूँ वहाँ से पास हो रहा है। सिमिलरली ये एक रूफ ट्रस का पार्ट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गसेट प्लेट, वी कॉल इट एज गसेट प्लेट। आप देख सकते हो अलग अलग मेंबर्स, ये 1 2 3 4 5, ये सारे मेंबर्स एक ही पॉइंट पे आके मिलते हैं। ऑल 3 मेंबर्स आर मीटिंग एट अ सिंगल पॉइंट, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, वी कॉल इट एज कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है इसका कॉम्बिनेशन, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। यहाँ पर कोप्लेनर का मतलब क्या है, सारे के सारे फोर्सेस सेम प्लेन पर लाई करेंगे। कॉन्करेंट बोला
तो सिंगल पॉइंट से पास करेंगे। अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड ये जेड एक्सिस है। कोप्लेनर मतलब सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। कॉन्करेंट मतलब सेम पॉइंट से पास कर रहे हैं। लेट अस से ये फोर्स है F1, ये पॉइंट है, ये फोर्स है F2, ये फोर्स है F3। आप देख सकते हो XY प्लेन पे सारे फोर्स लाई कर रहे हैं एंड एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर कॉन्करेंट। नेक्स्ट है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। नेक्स्ट जो फोर्स है उसका नाम है कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। अब नॉन कॉन्करेंट मतलब क्या होता है, अलग पॉइंट से पास करेगा, एंड कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन से पास करेगा। सो लेट अस से ये x, ये y एंड ये z एक्सिस है। कोप्लेनर मतलब सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। ऑल दी फोर्सेस आर लाइंग इन सिंगल प्लेन बट दे आर नॉट पासिंग टू द सेम पॉइंट, वो अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नेक्स्ट है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में सारे के सारे फोर्सेस अलग प्लेन से लाई करेंगे, दे विल पास थ्रू डिफरेंट प्लेन। कॉन्करेंट बोला तो सेम पॉइंट से पास करेंगे। सो इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करते हैं, ये x, ये y, ये z एक्सिस। नॉन कोप्लेनर मतलब सारे फोर्सेस अलग पॉइंट पे अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं। से F1, दिस फोर्स इज F2, दिस फोर्स इज F3। कॉन्करेंट बोला मतलब सेम पॉइंट से पास हो रहे हैं। लेट अस ये पॉइंट है, तो इसका लेट अस से लाइन ऑफ एक्शन यहाँ क्या मिलता है एंड इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं F1, F2, F3 ये तीन फोर्स है, ये तीनों फोर्स अलग अलग प्लेन पे लाई कर रहे हैं, बट उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम पॉइंट से आके पास हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। 8th वाला है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, मतलब अलग प्लेन और अलग पॉइंट से आपके फोर्सेस पास हो रहे हैं। सो एक्स वाई जेड, सो दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2 एंड दिस इज फोर्स F3। ठीक है, तो इसमें सारे फोर्सेस अलग पॉइंट से और अलग प्लेन से पास हो रहे हैं। 9th है नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। अब नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या होगा, आपके जो फोर्सेस है वो अलग पॉइंट से पास हो गए। से फोर्स F2 यहाँ से पास हो रहा है, R1 यहाँ से पास हो रहा है, R2 यहाँ से पास हो रहा है। 10th है पैरेलल फोर्स सिस्टम। द 10th टाइप ऑफ फोर्स इज पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम में क्या होता है, सारे के सारे फोर्सेस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइक एक फोर्स है F1, ये डाउनवर्ड है। लेट अस से सेकंड फोर्स है F2, थर्ड फोर्स है F3। आप देख सकते हो तीनों का लाइन ऑफ एक्शन एक में एक से पैरेलल है, तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। लाइक मतलब होता है सेम डायरेक्शन। अनलाइक का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शंस। सो सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो ये लेट अस से F1, ये F1, दोनों का डायरेक्शन क्या है, से अपवर्ड। अनलाइक में डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी डिफरेंट, से F1, F2, F3। आपके फोर्सेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, से F1, ये है F2। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो ये 10 के 10 फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ सकता है। तो कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, देन कोलिनियर, देन कॉन्करेंट, एंड देन उसका कॉम्बिनेशन कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट एंड नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट। लास्ट है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट। ठीक है, अब लास्ट में हमको इसके बेसिक में फंडामेंटल लॉ स्टडी करने हैं। लाइक न्यूटन्स के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ है उसके बारे में आपको ब्रीफली पता होना चाहिए। अगर हम न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की बात करें, सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। द न्यूटन फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसके स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोलता है, कोई भी बॉडी या तो रेस्ट कंडीशन पे है या तो मोशन में है, अनलेस एंड अनटिल इट इज एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, इसके लिए एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है। लेट अस से एक बॉडी है,
एक स्टोन है बहुत बड़ा, अगर मैं उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो वो रेस्ट कंडीशन पर रहेंगी। तो केस नंबर 1 क्या लिखा है मैंने, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट स्टेज एट रेस्ट, मतलब मैंने उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है तो वो रेस्ट कंडीशन पर रहेगा। सेकेंड फिगर आप देख सकते हो, सेकेंड फिगर में एक इंसान, सॉरी 2 इंसान उसी स्टोन को दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो नाउ दिस पर्टिकुलर सिस्टम, ये पर्टिकुलर स्टोन एक बैलेंस्ड फोर्स पे लगा हुआ है, इट इज सब्जेक्टेड टू बैलेंस फोर्स। अगर कोई भी सिस्टम बैलेंस फोर्स पे आ रहा है तब वो मूव नहीं कर पाएगा। तो स्टेटमेंट क्या लिखा है मैंने, एन ऑब्जेक्ट एक्टेड बाय अ बैलेंस फोर्स स्टेज एट रेस्ट। जब तक के इस स्टोन पे बैलेंस फोर्स आएगा तो वो स्टोन मूव नहीं कर पाएगा। ये यहाँ से पुश कर रहा है, इसको यहाँ से पुश कर रहा है, तो आपका स्टोन मूव नहीं कर पाएगा। लास्ट केस क्या है, लास्ट केस में दोनों इंसान एक ही डायरेक्शन में स्टोन को पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक अनबैलेंस फोर्स एक्ट हो रहा है सिस्टम में, द स्टोन इज सब्जेक्टेड टू एन अनबैलेंस फोर्स, तब आपका जाके स्टोन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करेगा। तो यही आपका कंसेप्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ का। जब तक के बॉडी रेस्ट कंडीशन पे है या फिर मोशन पे है, अगर आपने उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाया तो वो रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा या फिर मोशन से रेस्ट पे नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन सेकेंड लॉ। अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज, मतलब मोमेंटम का बदलाव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेम करूं, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, से फोर्स इज एफ, फोर्स को मैं एफ बोलता हूँ। रेट ऑफ चेंज मतलब होता है डी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका मोमेंटम चेंज हो रहा है। और आपका मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। देयरफॉर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, किसी बॉडी का कांस्टेंट रहेगा तो मास को बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ लिखता हूँ मैं डी वी बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आपको बेसिक पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डी वी बाई डी टी को मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ए इक्वल्स टू वो होता है डी वी बाई डी टी, ए इज डी वी बाई डी टी। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊँ तो यहाँ पे कांस्टेंट लेटर से के बोलता हूँ इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन, से के की वैल्यू 1 है तो फोर्स क्या बनता है, फोर्स बनता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो आपका जो फॉर्मूला है फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आता है न्यूटन सेकंड लॉ से। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, एंड द लास्ट लॉ ऑफ मोशन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है, वो क्या बोलता है कि टू एवरी एक्शन, कोई भी एक्शन पे देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब आप किसी भी सिस्टम को एक एक्शन देते हो तो सिस्टम आपको रिएक्शन देता है। ठीक है, और वो रिएक्शन इट विल बी अपोजिट बट इक्वल। जो भी आप एक्शन सिस्टम को दे रहे हो, सिस्टम आपको इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देगा। समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एक फिगर है आपके सामने, आप देख सकते हैं कि एक इंसान एक वॉल को 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एक इंसान इस वॉल पे 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो जब ये 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, सी ये वॉल है रिजिड, दिस वॉल इज रिजिड, ये मूव नहीं कर पाएगा, इट कैनॉट मूव। तो वॉल क्या करेगा, वॉल अपना एक रिएक्शन ट्रांसफ़र करेगा इस इंसान पे। ठीक है, आपने एक्शन कितने का दिया, आपने एक्शन दिया 100 न्यूटन का,
वॉल आपको रिएक्शन क्या देगा, वो आपको देगा रिएक्शन 100 न्यूटन का। बट आप देख सकते हैं आपने एक्शन दिया राइट डायरेक्शन में, आपको रिएक्शन मिलेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। सो एक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द रिएक्शन, और यू कैन से दैट रिएक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द एक्शन। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन थर्ड लॉ विच स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। ये भी बहुत फंडामेंटल लॉ है एंड ये बहुत ही काम का है आपका मैकेनिक्स में। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग लॉस पढ़ेंगे फोर्सेस के, लाइक पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, और ट्रायंगल लॉ, लाइक लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये सब के बारे में डिस्कशन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।